अर्थशास्त्र के इस दूसरे भाग में हम पढ़ने वाले थे प्रोफेसर जे.के. मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की आलोचनाओं की विवेचना कीजिए। प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा की आलोचना। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र मानव के प्रयासों का वह शास्त्र है, मानव के प्रयासों का वह शास्त्र है जिसमें आवश्यकता विहीनता क्या दिया हुआ है, आवश्यकता विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आलोचना। प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है। कौन सी है? नंबर 1, प्रोफेसर मेहता की इच्छा रहित मानव की कल्पना। पहला, प्रोफेसर मेहता ने क्या किया है कि अपनी परिभाषा में कहा है कि मानव इच्छा रहित होता है। कैसा मानव होता है? इच्छा रहित। यह कल्पना निराधार क्यों? क्योंकि मानव की असीमित इच्छाएं होती है। इन्होंने कहा कि इच्छा नहीं होती। फिर प्रोफेसर मेहता की अधिकतम संतुष्टि की धारणा गलत है। कहा है कि मनुष्य अधिक से अधिक संतुष्टि धारण करना चाहता है। तीसरा, प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र को पूर्णतया आदर्श विज्ञान मानना अनुचित है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को क्या किया है? अर्थशास्त्र को पूर्णतया आदर्श विज्ञान, सबसे आदर्श विज्ञान माना है। यह कैसा है? अनुचित। पूर्णतः आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र नहीं है। तो जे.के. मेहता पूर्ण रूप से आदर्श विज्ञान मानते हैं। चौथा, वे इच्छाओं व आवश्यकताओं का अंत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मानव में आवश्यकताएं और इच्छाएं दोनों नहीं होती, उनका अंत हो जाता है। जबकि इच्छाओं का भी अंत नहीं होता और न ही आवश्यकताओं का अंत होता है। रोज नई नई इच्छाएं, रोज नई नई आवश्यकताएं जन्म लेती है। प्रोफेसर मेहता का यह विचार अनुचित है क्योंकि इच्छा विहीन समाज में आर्थिक प्रगति का कोई स्थान नहीं रह जाता। इच्छा रहित समाज में, जिस समाज में इच्छाएं नहीं हैं, उस समाज में आर्थिक प्रगति हो ही नहीं सकती। आर्थिक प्रगति का कोई स्थान नहीं होता। रोज उठना, खाना खाना और सोना, तो इसमें कौन सी आर्थिक प्रगति होगी? अगला प्रश्न, मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं में क्या समानता है? इच्छा रहित मानव की कल्पना की है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, और प्रोफेसर रॉबिन्स ने मानव व्यवहार की कल्पना की है। तो ये दोनों के परिभाषाओं में कौन कौन सी समानताएं है? समानता ली है। चलते उत्तर। समानताएं कौन कौन सी है दोनों में? प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं में अग्रलिखित समानताएं है।
नंबर 1, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। दोनों विज्ञान मानते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है बोल रहे हैं। तो कैसा विज्ञान है? रॉबिन्स व मार्शल दोनों ही अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। दोनों अर्थशास्त्री एक अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। धन दूसरी समानता है धन एवं सीमित साधन। धन एवं सीमित साधन, जैसे शब्दों का प्रयोग दोनों ने किया। मार्शल ने अपनी परिभाषा में धन व रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में सीमित साधन। मार्शल ने अपनी परिभाषा में धन और रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में सीमित साधन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अगर अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे कि दुर्लभता अर्थात सीमितता धन का ही एक लक्षण है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं भी धन है और सीमित से सीमित आय भी धन है। तो धन का ही एक लक्षण है ये दोनों। तीसरी समानता है अधिकतम कल्याण। मार्शल और रॉबिन्स दोनों अधिकतम कल्याण चाहते हैं मानव का। अधिकतम कल्याण की विचारधारा वस्तुतः मार्शल की परिभाषा में दिखाई देती है। अधिकतम कल्याण, अधिक से अधिक कल्याण मनुष्य का हो, यह विचारधारा वस्तुतः, ये क्या है? वस्तुतः मार्शल की परिभाषा में दिखाई देती है, पर यही विचार रॉबिन्स की परिभाषा में भी दिखाई देते हैं। अधिकतम कल्याण मार्शल की परिभाषा में भी दिखाई देता है और रॉबिन्स की परिभाषा में भी। अंतर सिर्फ इतना है कि रॉबिन्स अधिकतम कल्याण के स्थान पर अधिकतम संतुष्टि पर जोर देते हैं। रॉबिन्स का कहना है कि अधिकतम कल्याण हो परंतु मानव को अधिकतम संतुष्टि हो। अधिकतम संतुष्टि परोक्ष रूप से कल्याण का ही दूसरा रूप है। अधिकतम संतुष्टि परोक्ष रूप से कल्याण का ही दूसरा रूप है। जितना मनुष्य का कल्याण होगा उतनी ही संतुष्टि होगी। तो तीसरी समानता देख ली हमने, यह है मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में समानता। अगला प्रश्न, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? समझाइए। तो अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क निम्नलिखित है। अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। पहला, विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में भी नियमों, जैसे विज्ञान में नियम होते हैं, है ना, सिस्टम से चलता है विज्ञान, है, क्रमबद्ध रूप ही विज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। तो क्रमबद्ध ज्ञान नियम अनुसार चलता है ना। तो विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दिया है कि विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में भी नियम
होते हैं, जैसे उपयोगिता का नियम कि वस्तु में उपयोगिता होना चाहिए, वही वस्तु काम की है। उपयोगिता हास्य नियम कि उपयोगिता का घटते जाती है, उपयोगिता हास्य नियम। मांग का नियम, उत्पत्ति हास्य नियम, आज जो चीज जन्म ली है वह एक दिन नष्ट होगी। कीमत सिद्धांत आदि का निर्माण होता है और इन नियमों के कारण और परिणामों के संबंध की व्याख्या की जाती है। अर्थशास्त्र में इन नियमों के कारण, ये नियम किस कारण से लागू होते हैं? उपयोगिता हास्य नियम, मांग नियम, उत्पत्ति हास्य नियम, कीमत सिद्धांत, इनके उत्पत्ति के कारण और परिणामों के संबंध की व्याख्या अर्थशास्त्र में की जाती है, इसलिए इसको विज्ञान कहेंगे। इसमें तथ्यों का अवलोकन, इसमें भी तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। जैसे विज्ञान में आवश्यक सामग्री रहेगी तभी प्रयोग सिद्ध होगा, इसमें भी तथ्य का अवलोकन यानी तथ्यों को देखा जाता है, उनको एकत्र किया जाता है, वर्गीकरण बांटा जाता है तथा विश्लेषण, जैसे विधि के द्वारा उसमें विश्लेषित की जाती है, गणना की जाती है, सारणी बनाई जाती है, सूत्र में रख करके उसका उत्तर लाया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी अवलोकन, एकत्रीकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। जिस घर में नियम बनेंगे, नियोजन सही रूप में होगा, उस घर में किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता। हम हारते कहाँ हैं? हमारी सही योजना नहीं बनी होती है ना? तो पहले योजना बनाने के पूर्व खूब अवलोकन कर ले, यानी देख ले हमें कठिनाइयाँ कौन कौन सी पड़ेगी, कौन कौन सी वस्तुएं पड़ेगी, उनको पहले ही एकत्र कर ले, समस्याओं को हल कर ले, है ना? फिर कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है हमारे घर में, उसकी दक्षता के आधार पर, उसमें जो क्षमता है उसके आधार पर उसे वह कार्य दे दे। तथा अब माने जो है काम करना शुरू कर रहे हैं तो बारीकी से देखे कि गुणों के साथ कार्य कर रहे हैं कि नहीं। हम वस्तु में, उस कार्य में जैसा चमकाना चाह रहे हैं, जैसा उसे सुंदर बनाना चाह रहे हैं, उससे अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है ना? तो हम विश्लेषण करें तो यह विश्लेषण क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। तीसरा, अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक होते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ नियम कैसे सार्वभौमिक होते हैं? जैसे मांग का नियम, उपयोगिता हास्य नियम आदि, ये सार्वभौमिक होते हैं। तो यह विज्ञान में ही सार्वभौमिकता का गुण होता है, सभी का भला करे, यह विज्ञान का गुण है। यह गुण भी अर्थशास्त्र में होता है, तो क्यों नहीं इसको विज्ञान कहेंगे। चौथा, विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र के तथ्यों को भी मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जाता है। विज्ञान की भांति, जैसे विज्ञान मुद्रा के रूप में सभी तथ्यों को भांपता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी मुद्रा रूपी रूप में ही तथ्यों को
मुद्रा रूपी पैमाने से ही तथ्यों को मापता है, इसलिए इसको भी विज्ञान कहेंगे। प्रश्न है अगला, अर्थशास्त्र की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। अर्थशास्त्र की सीमाएं कौन कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की सीमाएं है अर्थशास्त्र की सीमाओं को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वास्तविक मनुष्य का। इसमें काल्पनिक व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मानव काल्पनिक रूप से है नहीं, वह वास्तविक रूप में है। दूसरा, अर्थशास्त्र में केवल शुरू कर देना। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। तीसरा, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। आजकल यह सीमा मान्य नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र अब वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान तथा कला के रूप में मान्यता प्राप्त है। आदर्श विज्ञान के रूप में भी अर्थशास्त्र को मान्यता मिल गई है, और धन कमाना एक कला है, इसके रूप में भी मान्यता मिल गई है। पांचवा, अर्थशास्त्र की एक प्रमुख सीमा यह है कि इसके प्राकृतिक विज्ञान के समान सार्वभौमिक, दृढ़ एवं निश्चित नहीं होते। इसके जो नियम होते हैं, यहाँ क्या लिखा है? नियम कट गया है वह सीमा। यह महत्वपूर्ण है कि इसके नियम क्या लिखा हुआ है? नियम। इसके नियम प्राकृतिक विज्ञान के समान सार्वभौमिक, दृढ़ एवं निश्चित नहीं होते, परंतु आर्थिक नियम प्रवृत्तियों के घोतक अवश्य होते हैं। सार्वभौमिक, दृढ़ एवं निश्चित इसके नियम नहीं होते, परंतु कैसे होते? आर्थिक नियम प्रवृत्तियों, जो भी प्रकृति आएगी उसका सामना करने के लिए लागू होंगे, घोतक अवश्य माने जाते हैं। प्रणाम। अगले भाग में इससे आगे का प्रश्न देखेंगे।